आज हम कक्षा 12वीं के रसायन शास्त्र विषय के अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत पी ब्लॉक के तत्व जिसमें समूह 15 का नाइट्रोजन परिवार सम्मिलित है, इसका अध्ययन करेंगे। जिसमें आज जो विषय वस्तु का हम अध्ययन करेंगे वो है पहला नाइट्रोजन के हाइड्राइड और अन्य समूह 15 के सभी तत्वों के हाइड्राइड। दूसरा है अमोनिया बनाने की विधि, गुण और उपयोग। तीसरा नाइट्रोजन के ऑक्साइड और चौथा है नाइट्रिक अम्ल, इसकी बनाने की विधि, गुण और उपयोग। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे हाइड्राइड का, समूह 15 के समस्त हाइड्राइड का अध्ययन। समूह 15 के जो हाइड्राइड हैं इनका सामान्य सूत्र होता है NH3। सामान्य सूत्र इन्हें दिया गया है NH3 और ये सभी सहसंयोजी प्रकृति के होते हैं। अब इनमें हम तत्व देखते हैं समूह 15 के। पहला नाइट्रोजन, दूसरा फास्फोरस, तीसरा आर्सेनिक, चौथा एंटीमनी और अंतिम बिस्मुथ। अब सामान्य सूत्र जैसे NH3 है, इस आधार पर ही हम इनका सूत्र बनाएंगे। NH3, PH3, ASH3, SDH3 और BiH3। तो ये हाइड्राइड सामान्य सूत्र NH3 से सबसे पहले हमने नाइट्रोजन परिवार या समूह 15 के तत्वों का हाइड्राइड का सूत्र बना लिया। अमोनिया, ये है फास्फीन, आर्सीन, स्टीबीन और बिस्मुथिन। इनका नाम अब हम लिखेंगे। ये है अमोनिया, फास्फीन, आर्सीन, स्टीबीन और बिस्मुथिन। अब इनके गुणों में क्रमिकता देखेंगे और ये परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस अध्याय से पी ब्लॉक के तत्व से बड़े ही प्रश्न आएंगे जिनका उत्तर आपको अति लघुत्तरीय और जो है लघुत्तरीय प्रश्न इसमें कम है, बड़े प्रश्न ज्यादा हैं। तो इसमें देखिए जो क्रमिकता पूछी जाती है हाइड्राइड के गुणों में, पहली जो गुण है वो हम लेते हैं इनका तापीय अपघटन या ऊष्मीय अपघटन। तो ये इनके स्थायित्व से संबंधित है। ऊष्मीय अपघटन स्थायित्व से संबंधित है और इसमें सबसे अधिक स्थायित्व जो होता है वो होता है अमोनिया का, क्योंकि इसका ऊष्मीय अपघटन का मान है 1300 डिग्री सेल्सियस। फास्फीन के लिए 400 डिग्री सेल्सियस, आर्सीन के लिए 280 डिग्री सेल्सियस, स्टीबीन के लिए 150 डिग्री सेल्सियस और बिस्मुथिन जो है वो अत्यंत अस्थायी है। तो पहला जो भौतिक गुण है वो स्थायित्व के लिए हम इनका ऊष्मीय अपघटन ताप देखेंगे। तो ये अमोनिया के लिए 1300 डिग्री सेल्सियस, फास्फीन के लिए 400 डिग्री सेल्सियस, आर्सीन के लिए 280 डिग्री सेल्सियस और स्टीबीन के लिए 150 डिग्री सेल्सियस और बिस्मुथिन जो है वो बहुत ही अस्थायी है। दूसरा गुण हम इनका देखेंगे, इनका विषैलापन। विषैलापन में अमोनिया जो है ये विषैली नहीं, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में आप देख सकते हैं और देखना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको जो अम्लीय और क्षारीय मूलकों का परीक्षण करना है उसमें प्रयुक्त होने वाला अमोनिया और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बहुत ही महत्वपूर्ण अभिकर्मक होता है। तो ये प्रयोगशाला में प्रयुक्त होता है, ये विषैला नहीं होता, जबकि अन्य सभी विषैले, सारे हाइड्राइड विषैले, ये भी विषैला है। तो इसे आप याद रख सकते हैं कि अमोनिया विषैली नहीं है, से सभी हाइड्राइड विषैले होते हैं। तीसरा गुण हम देखेंगे इनका अपचायक गुण।
अपचायक गुण सबसे कम होता है अमोनिया में, और जैसे जैसे नीचे की ओर हम वर्ग में बढ़ते हैं तो अपचायक गुण बढ़ते जाता है और बिस्मुथीन का अपचायक गुण सबसे अधिक होता है। अपचायक गुण सबसे कम है अमोनिया में, और जैसे ही हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे बिस्मुथीन का अपचायक गुण सबसे अधिक होता है। क्षारीय प्रकृति, नाइट्रोजन परिवार के हाइड्राइड में सबसे अधिक क्षारीय प्रकृति है अमोनिया की। अमोनिया सबसे अधिक क्षारीय है। और जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो क्षारीय गुण कम होता है और बिस्मुथीन सबसे कम क्षारीय होता है। तो क्षारीयता जो है वो ऊपर से नीचे चलने पर क्रमशः कम होती है। अगला गुण है संगुणन। संगुणन जैसा आप जानते हैं कि हाइड्रोजन बंध के कारण होता है, और हाइड्रोजन बंध सबसे अधिक बनता है अमोनिया में। तो संगुणन सबसे अधिक किसमें होगा? अमोनिया में। और इसका कारण है हाइड्रोजन बंध का बनना। समूह में जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो संगुणन भी कम होते रहता है, और सबसे कम संगुणन होता है बिस्मुथीन में। अंतिम गुण देखते हैं, आबंध कोण। और आकृति। तो नाइट्रोजन परिवार के सभी हाइड्राइड जो हैं, इनमें विशेषता ये है कि इन सभी में sp3 संकरण पाया जाता है। sp3 संकरण के कारण इनकी आकृति होनी चाहिए चतुष्फल की, और बंधन कोण का मान होना चाहिए 109°28 सेकेंड। परंतु इनकी संरचना में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और बंधी जो इलेक्ट्रॉन है, बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, इनके बीच में प्रतिकर्षण होता है, जिन्हें हम Lp और Bp कहते हैं। ये आप अध्ययन कर चुके हैं कक्षा 11वीं में अमोनिया की संरचना में। तो इनके बीच में अधिकतम प्रतिकर्षण होने के कारण इनमें जो आकृति है वो विकृत हो जाती है, और ये विकृत होकर हो जाती है पिरामिडल। जबकि बंध कोण का मान भी 109°28 सेकेंड से घट जाता है। जैसे इसमें अमोनिया के लिए देखेंगे हम, बंध कोण का मान हो गया 107.8 अंश का, 109°28 सेकेंड से घटकर ये हो जाता है 107.8 अंश। ये हम VSEPR सिद्धांत के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अमोनिया की संरचना देखिए। अमोनिया की संरचना में एक नाइट्रोजन परमाणु 3 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा है, और एक हाइड्रोजन परमाणु के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार 3 हाइड्रोजन परमाणु नाइट्रोजन के साथ बंध बना लेते हैं, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन ये है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में उपस्थित है। ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और इन बंधों के में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच में प्रतिकर्षण होता है, और इसलिए इसके बंध का मान 109°28 सेकेंड से घटकर 107.8 अंश का हो जाता है, और इसकी आकृति चतुष्फलकीय से विकृत होकर पिरामिडल हो जाती है। तो इस भाग में
हाइड्राइड के इन गुणों में द्रवणीयता आपको परीक्षा में पूछी जाती है। परीक्षा की दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हम अगले हमारी विषय वस्तु पर पहुंचेंगे, जो है अमोनिया। अमोनिया के अंतर्गत हम पढ़ेंगे अमोनिया के बनाने की विधि, गुण और उपयोग। अमोनिया प्रकृति में सभी जीव जंतुओं और वनस्पति के सड़ने से, गलने से उत्पन्न होती है। और ये जितने भी पदार्थ होते हैं जिनमें प्रोटीन होती है, उनका अपघटन होने पर अमोनिया बनती है। तो ये वायुमंडल में भी अल्प मात्रा में उपस्थित होती है। तो सबसे पहले हम इसकी बनाने की विधि देखते हैं। इसकी बनाने की विधियां कौन कौन सी हैं? बनाने की विधि में पहली प्रयोगशाला विधि। पहली विधि है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH की रासायनिक क्रिया द्वारा अमोनिया बनती है। रासायनिक समीकरण देखिए, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये चूने का पानी CaOH, इससे अमोनिया गैस बनी, साथ में कैल्शियम क्लोराइड और जल बना। तो ये प्रयोगशाला में बनाने की विधि है। दूसरी विधि इसके औद्योगिक निर्माण की है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। विगत वर्ष 2019 की बोर्ड परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछा गया था। अमोनिया के औद्योगिक निर्माण की हैबर विधि। औद्योगिक निर्माण हैबर विधि। तो सबसे पहले हम इसका नामांकित चित्र बना लेते हैं। इस चित्र बना के आपकी प्रैक्टिस करिए। हैबर विधि में चित्र देखिए। सबसे पहले यह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को प्रविष्ट करने का मार्ग है, जिसमें एक आयतन नाइट्रोजन और 3 आयतन
हाइड्रोजन। अमोनिया के निर्माण की हैबर विधि का नामांकित चित्र आप बना सकते हैं। इस चित्र में जो समझने के पहले हम आते हैं पहले सिद्धांत। सिद्धांत क्या है इसका देखिए, बहुत ही सरल रासायनिक अभिक्रिया है। नाइट्रोजन का एक आयतन और हाइड्रोजन के 3 आयतन से अमोनिया बनता है। ये अमोनिया की अभिक्रिया जो है, यहाँ समीकरण लिखा है N2+3H2 उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह है, ट्वाइस NH3 प्लस 22,400 कैलोरी। ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, साथ ही ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसमें 22,400 कैलोरी ऊष्मा उत्सर्जित होती है। अब यदि लेशातली सिद्धांत के अनुसार इसमें ताप की परिस्थितियां देखें तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसलिए ताप देखें तो निम्न ताप पर यह अभिक्रिया होगी जो 500 से 700 डिग्री सेल्सियस होता है। अभिक्रिया के लिए उच्च दाब की आवश्यकता होगी, क्योंकि अभिक्रिया में आयतन देखिए, कुल आयतन में कमी हो रही है। नाइट्रोजन का 1 आयतन, हाइड्रोजन का 3 आयतन, कुल 4 आयतन है, जबकि अमोनिया का केवल 2 आयतन बन रहा है। आयतन में कमी होने के कारण दाब उच्च होना चाहिए, और ये दाब होता है 200 से 300 वायुमंडलीय दाब। तीसरा है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक के रूप में चूंकि यहाँ निम्न ताप दिया गया है, तो अभिक्रिया की गति जो है वो भिन्न यहाँ पर कम हो जाती है, इसलिए उत्प्रेरक के रूप में यहाँ किसी पदार्थ का उपयोग करना आवश्यक होता है। और उत्प्रेरक के रूप में जो पदार्थ प्रयुक्त होते हैं उसमें आयरन और मॉलिब्डेनम, इन दोनों का मिश्रण होता है। यहाँ आयरन उत्प्रेरक है और मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है, जो उत्प्रेरक की गतिशीलता को बढ़ाता है। अब इसके चित्र का देखिए आप, चित्र किस प्रकार से आप बनाएंगे। पहले देखिए, नाइट्रोजन का 1 आयतन और हाइड्रोजन के 3 आयतन को प्रविष्ट कराने के लिए मार्ग में ये संपीड़क या पंप में पहुंचते हैं। संपीड़क में वायुमंडलीय दाब 200 से 300 वायुमंडलीय दाब पर ये दोनों गैसें संपीड़ित हो जाती हैं, जिन्हें उत्प्रेरक कक्ष में भेजा जाता है। इस उत्प्रेरक कक्ष में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया उत्प्रेरक आयरन और मॉलिब्डेनम की उपस्थिति में होती है, और इससे अमोनिया का निर्माण होता है। जैसे ही अमोनिया बनती है, इस अमोनिया को यहाँ शीतलक कक्ष में प्रविष्ट कराया जाता है। शीतलक कक्ष में यहाँ जल आता है और ठंडा होता है ये, तो इससे जो अमोनिया है ये द्रव रूप में परिवर्तित हो जाती है और इस प्रकार यहाँ एकत्रित हो जाती है। अब इस प्रकार जो अमोनिया बन रही है, इसमें कुछ मात्रा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये दोनों गैसें बची हुई होती हैं, और ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को पुनः यहाँ पर कम दाब पर, उच्च दाब पर इन्हें संपीड़ित किया जाता है और फिर वापस इन्हें उत्प्रेरक कक्ष में भेजा जाता है। तो इस प्रकार जो हैबर विधि का नामांकित चित्र है, उसमें पहला जो उपकरण है वो पंप है, दूसरा उत्प्रेरक कक्ष है, तीसरा शीतलक कक्ष है, और चौथा फिर पंप बना हुआ है। तो इस प्रकार इसमें जो अमोनिया के साथ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, ये पुनः अमोनिया में परिवर्तित होते जाती है, और ये प्रक्रम सतत चलते जाता है। पहले इसके भौतिक गुण देखते हैं। भौतिक गुणों में अमोनिया रंगहीन होती है, और इसकी गंध होती है तीक्ष्ण, तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। इसके संपर्क में आने से आंसू निकलते हैं, इसलिए इसे अश्रु गैस कहते हैं। और अश्रु गैस का उपयोग आपको मालूम कि भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर या जहाँ युद्ध होते हैं वहां पर भीड़ को तितर बितर करने के लिए इस गैस का उपयोग किया जाता है। अमोनिया की विशेषता यह भी है कि यदि इसे 33 डिग्री सेल्सियस पर वाष्पित किया जाए तो ये लगभग 5700 कैलोरी ऊष्मा अवशोषित कर लेती है, और इसलिए इसका उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। और इससे संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है परीक्षा में, अमोनिया का उपयोग प्रशीतक के रूप में क्यों किया जाता है। तो ये ऊष्मा अवशोषित कर लेती है और वातावरण को ठंडा करती है। अब हम इसके रासायनिक गुणों पर आते हैं। पहला रासायनिक गुण है, अगर विद्युत स्फुलिंग किया जाए तो यह अवयवी तत्वों में टूट जाती है। इसके अवयवी तत्व हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन।
विद्युत स्फुलिंग करने पर, इलेक्ट्रिक स्पार्क करने पर यह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूट जाती है। दूसरा अमोनिया का जो गुण है वह है इसकी क्षारीय प्रकृति। यह जल में घुलकर क्षार बनाती है। क्षार अमोनियम हाइड्रोक्साइड आप जानते हैं, ये प्रयोगशाला में बहुत ही महत्वपूर्ण अभिकर्मक होता है, जिसे अमोनिया को जल में विलय करके बनाया जाता है। और इसका वियोजन इस प्रकार से होता है NH4 प्लस OH माइनस। तो ये एक दुर्बल क्षार है। तो अमोनिया की क्षारीय प्रकृति जल में घुलने पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाने के कारण है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार है जिसका वियोजन इस प्रकार से होता है, एक अमोनियम आयन और दूसरा हाइड्रोक्साइड आयन। तीसरा हम देखते हैं अमोनिया का दहन। अमोनिया के दहन के लिए ये आवश्यक है हमें जानना कि अमोनिया ना तो जलती है और न जलने में सहायक होती है, परंतु यदि इसका दहन किया जाए तो इससे नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। इस प्रकार से दहन होता है, देखिए NH3 प्लस O2 N2 प्लस H2O। अमोनिया ऑक्सीजन के साथ दहन करने पर नाइट्रोजन गैस उत्पन्न करती है। चौथा गुण है इसका महत्वपूर्ण ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण इसका किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है, जैसे प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवार्ड विधि में, ओस्टवार्ड विधि जिससे नाइट्रिक अम्ल बनाया जाता है HNO3, नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवार्ड विधि में प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में अमोनिया ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। समीकरण देखिए 4NH3 5O2 4NO 6H2O। यहाँ पर जो NO नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड का बनना ओस्टवार्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि का आधार है, और ये क्रिया प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। पांचवा गुण इसका है अधातुओं से क्रिया, हैलोजन से क्रिया। देखते हैं इसमें अधातु में हैलोजन, और विशेष रूप से इसकी रासायनिक अभिक्रिया जो महत्वपूर्ण है वो है क्लोरीन के साथ। क्लोरीन के साथ अमोनिया की क्रिया इस प्रकार होती है, अगर अमोनिया का आधिक्य हो तब इससे अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन गैस बनती है। रासायनिक समीकरण इस प्रकार होगा 8NH3 3Cl2, अमोनियम क्लोराइड बना NH4Cl और साथ में बना नाइट्रोजन। यह अभिक्रिया अमोनिया के आधिक्य में होती है। यदि इसमें क्लोरीन का आधिक्य हो और अमोनिया कम मात्रा में हो, तब अभिक्रिया में नाइट्रोजन का क्लोराइड बनता है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। साथ ही में HCl बनता है। समीकरण देखिए NH3 प्लस 3Cl2, इससे बनेगा नाइट्रोजन का क्लोराइड NCl3 ट्राइक्लोराइड है और HCl। तो यदि अमोनिया आधिक्य में है तब अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन बनते हैं, परंतु यदि अमोनिया कम है और क्लोरीन आधिक्य में है तब नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड और HCl बनते हैं। अगली अभिक्रिया हम पढ़ेंगे इसकी धातु के साथ।
धातुओं में क्षार धातु के साथ अभिक्रिया देखते हैं, सोडियम के साथ। क्षार धातुओं में सोडियम के साथ अगर क्रिया हो तो इससे एमाइड बनता है। और हाइड्रोजन गैस निकलती है, जैसे ये सोडियम का एमाइड बना NaNH2 प्लस हाइड्रोजन बनेगा। सोडियम अमोनिया के साथ क्रिया, सोडामाइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो गुण है वो है कि ये एक लुईस क्षार की तरह कार्य करता है। अमोनिया एक लुईस क्षार है और यह भी आपने कक्षा 11वीं में अध्ययन किया है कि लुईस क्षार क्यों है। अब अमोनिया की इलेक्ट्रॉनिक संरचना यहाँ हम देखें तो अमोनिया का परमाणु क्रमांक, अमोनिया में नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक है 7, संयोजी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या है 5, जबकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1, तो संयोजी कक्ष में भी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 1। और इस आधार पर अगर इसकी लुईस संरचना बनाए तो लुईस संरचना में इस प्रकार से ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। जिसे इस प्रकार से दर्शाया था हमने। तो ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ उपस्थित है और बाकी 3 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बंध हैं, जो अभी आबंध में भी हमने देखा था। तो इसमें यहाँ जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये जो इलेक्ट्रॉन 2 दिखाई दे रहे हैं, इनके कारण ये सुगमता से किसी भी दूसरे यौगिक को इलेक्ट्रॉन का दान कर सकता है और इसलिए ये लुईस क्षार कहलाता है। लुईस क्षार के रूप में इसकी रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से होती है देखेंगे हम। तो पहला, जो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होते हैं जैसे BF3, ये इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ऐसे यौगिकों को ये सुगमता से इलेक्ट्रॉन दे देता है और सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। ये उपसहसंयोजक बंध बनेगा BF3, उपसहसंयोजक बंध अमोनिया से BF3 की ओर अमोनिया के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म BF3 को दिए जाएंगे। और किसी गुण के कारण, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण भी ये एक अच्छा लिगेंड का कार्य करता है। उपसहसंयोजी रसायन में लिगेंड या संलग्नी में महत्वपूर्ण संलग्नी है। यहाँ क्रिया किस प्रकार से होती है, एक रासायनिक अभिक्रिया का इसमें अध्ययन करते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट लिया है, अब यदि संलग्नी के रूप में इसकी अभिक्रिया देखेंगे तो अमोनिया का यदि जलीय विलयन लिया जाए तो अमोनिया के जलीय विलयन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड उपस्थित होगा और इसमें कॉपर सल्फेट के साथ जब क्रिया होगी तो इस प्रकार से उपसहसंयोजक यौगिक बनेगा। पहले जिसका नीला रंग होता है, साथ ही में जल बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, जो कॉपर सल्फेट की क्रिया जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड से या अमोनिया के जलीय विलयन से की गई तो जो नीले रंग का विलयन प्राप्त हुआ ये उपसहसंयोजक यौगिक बनने के कारण था और इसमें उपसहसंयोजक यौगिक बनाने में संलग्नी का काम कर रहा है अमोनिया NH3, जिसके यहाँ पर 4 अणु हैं। अमोनिया का अंतिम और महत्वपूर्ण जो रासायनिक अभिक्रिया है वो है नेस्लर अभिकर्मक के साथ। नेस्लर अभिकर्मक, और ये नेस्लर अभिकर्मक का सूत्र होता है K2HgI4 K2HgI4 नेस्लर अभिकर्मक। यदि नेस्लर अभिकर्मक के साथ अमोनिया की क्रिया कराई जाए तो भूरे रंग का अवशेष प्राप्त होता है।
ये अभिक्रिया क्षार की उपस्थिति में होती है। समीकरण इस प्रकार से देखिए, नेस्लर अभिकर्मक K2HgI4 क्षार की उपस्थिति में अमोनिया के साथ क्रिया, जिससे जो पदार्थ बनेगा वो है, नाम इसका ऑक्सी डाई मर्क्यूरिक अमोनियम आयोडाइड, और इसका भूरे रंग का अवक्षेप होता है। साथ ही पोटेशियम आयोडाइड और जल बनेंगे। तो ये अभिक्रिया नेस्लर अभिकर्मक के साथ है अमोनिया की, जिसमें भूरे रंग का पदार्थ बनता है ऑक्सी डाइमर्क्यूरिक अमोनियम आयोडाइड। अब अमोनिया के उपयोग पर हम आते हैं। तो अमोनिया का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग होता है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। दूसरा इसका उपयोग होता है प्रशीतक के रूप में, जहाँ पर बर्फ बनाने या शीत संग्रहालय जो होते हैं उनमें इसका उपयोग होता है। तीसरा इसका उपयोग होता है यूरिया बनाने में और अमोनियम उर्वरक बनाने में, यूरिया और अमोनियम के लवण बनाने में, जिनका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। इसके अतिरिक्त कृत्रिम रेशम बनाने में भी इसका उपयोग। अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की संरचना। तो आपके पाठ्यक्रम में नाइट्रोजन की केवल ऑक्साइड की संरचना है। इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स देखिए, नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड होते हैं। पहला ऑक्साइड का सूत्र होता है N2, जिसे नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। दूसरा NO, जिसे नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। तीसरा N2O3, इसे डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड भी कहते हैं या केवल नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड भी कहते हैं। चौथा NO2, जो नाइट्रोजन का परऑक्साइड है। और अंतिम है N2O5, इसे नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड कहते हैं। इनके अनुनाद संरचना और इनकी आकृति का अध्ययन करना है हमें। तो अनुनाद संरचना के लिए जैसे आपको ज्ञात ही है कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है। इसके प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और संयोजी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है, जबकि ऑक्सीजन 8 परमाणु क्रमांक, प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और संयोजी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ जो भी बंध बन रहे हैं, बंध के निर्माण में आप ध्यान दीजिएगा कि नाइट्रोजन के संयोजी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के संयोजी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले हम संरचना देखते हैं N2O की, नाइट्रस ऑक्साइड की। नाइट्रस ऑक्साइड की संरचना में देखिए, इसकी संरचना रेखीय होती है, लीनियर होती है। किस प्रकार से बनता है देखिए, नाइट्रोजन के 2 अणु इस प्रकार लगे और तीसरा यहाँ ऑक्सीजन लगा है। ये N2O है। इसमें यहाँ पर नाइट्रोजन के पास ऋणावेश है, इसलिए क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ है इसके और ये 2, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास। यहाँ नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस पर धनावेश है। और यहाँ ऑक्सीजन के पास यदि आप इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो कुल इलेक्ट्रॉन है 6। अब इसका दूसरा रूप जो अनुनाद रूप होगा, इसमें नाइट्रोजन के पास, पहले नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, बंध 3 बंध में परिवर्तित हो गया है। दूसरे नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन और इस प्रकार जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन के पास जो है वो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसलिए इस पर ऋणावेश आ गया है। यदि इसकी आकृति आप देखें तो इसकी आकृति होती है रेखी, और इस रेखी आकृति में NO इस प्रकार से बंध बना है। इसमें नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच में 113 pm की दूरी है, जबकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 119 pm की दूरी है। और इस प्रकार जो आकृति बन रही है ये रेखीय आकृति है। तो N2O की आकृति रेखीय आकृति होती है और इसमें बंधन लंबाई का मान 2 नाइट्रोजन के बीच में 113 pm और नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के बीच में 119 pm होता है। अब हम आते हैं दूसरे ऑक्साइड पे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, नाइट्रिक ऑक्साइड।
और इसकी विशेषता है, जैसा ऊपर आपको हमने बताया था कि ये नाइट्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 है और ऑक्सीजन का 6 है। कुल 11 इलेक्ट्रॉन अगर दो अणु को ही केवल जोड़ा जाए तो कुल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उस 11 इलेक्ट्रॉन में यहाँ देखिए 11 इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण इसे विषम इलेक्ट्रॉन अणु कहते हैं। संरचना में ये नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए। लुईस संरचना देखिए, इलेक्ट्रॉनों को गिने यदि आप तो ये 2 और ये 2 4, यहाँ धनावेश आ जाएगा, जबकि यहाँ 2 4 और ये 5 और यहाँ पर लगे हुए 2 7, इस पर ऋणावेश आ जाएगा। इसकी दूसरी अनुनाद संरचना में जो बंध हैं उन बंध के बीचों बीच में 3 इलेक्ट्रॉन हैं अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में। विशिष्ट संरचना है ये, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित हैं, और इन 3 इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था के कारण इसे विषम इलेक्ट्रॉन अणु भी कहते हैं, क्योंकि एक तो 11 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी इसकी ये जो अनुनाद संरचना है, ये अनुनाद संरचना इसे विषम इलेक्ट्रॉन अणु बनाती है। यदि इसकी आकृति हम देखें तो इसकी आकृति NO, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 115 pm की बंध लंबाई होती है। ये विषम इलेक्ट्रॉन अणु है। तीसरे ऑक्साइड पर आते हैं। नाइट्रोजन का तीसरा ऑक्साइड कहलाता है डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, और इसकी संरचना में 2 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन के परमाणु हैं। इसमें जो पहली अनुनाद संरचना है उसमें देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जुड़ा है एकल बंध से, और यहाँ द्विबंध से। इसका हम जस्ट अपोजिट कर देंगे तो दूसरी अनुनाद संरचना बन जाएगी, यहाँ द्विबंध और यहाँ एकल बंध, और ये नाइट्रोजन फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से जो जुड़ा है उसकी व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार यदि इसमें हम आकृति देखें तो ये आकृति N2O3 की इस प्रकार की है, जिसमें 2 नाइट्रोजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन से लगे हैं और इस ओर 1 ऑक्सीजन से लगा हुआ है। इसमें जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में ये बंध कोण है, ये वाला बंध कोण 2 ऑक्सीजन के बीच में 130 अंश का है, और नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के बीच में 117 अंश का है। यदि बंध लंबाई देखें तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 121 pm की होती है, और 2 नाइट्रोजन के बीच में 186 pm की होती है। अब चौथे ऑक्साइड पे आते हैं, जिसे NO2 या नाइट्रोजन परऑक्साइड भी कहते हैं, और इसकी संरचना में देखिए 1 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन से जुड़ा है, यहाँ एक एकल बंध है और यहाँ द्विबंध है। दूसरी अनुनाद संरचना में द्विबंध की स्थिति परिवर्तित कर दीजिए इस प्रकार से। तो ये संरचना कोणीय होती है, दिखाई दे रही है आपको, कोणीय संरचना है। इसकी आकृति देखिए, NO2 नाइट्रोजन परऑक्साइड में नाइट्रोजन और ये 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं। कोणीय संरचना है जिसमें 2 ऑक्सीजन परमाणु के बीच में बंधन कोण का मान 134 अंश है, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बंध दूरी 120 pm की है। अब अंतिम ऑक्साइड पर आते हैं, और इसकी संरचना में चूंकि 5 ऑक्सीजन है तो 5 ऑक्सीजन की व्यवस्था देखिए, 2 नाइट्रोजन के अणु के बीच में 1 नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन 1 और ये दूसरा, इसके मध्य में है 1 ऑक्सीजन, और प्रत्येक नाइट्रोजन से 2 ऑक्सीजन लगा हुआ है। इसकी लुईस संरचना के आधार पर यदि आप देखें तो यहाँ पर नाइट्रोजन से जो ऑक्सीजन लगे हुए हैं इसमें एकल बंध और द्विबंध है, ये एकल बंध और द्विबंध है। इनकी स्थिति यदि बदल दिया जाए तो इस प्रकार इससे जो है दूसरा अनुनाद में संरचना प्राप्त होती है। यदि इसकी आकृति देखें तो आकृति इस प्रकार से N2O5 की समतलीय सममित आकृति है, जिसमें 2 नाइट्रोजन परमाणु के बीच में ये 1 ऑक्सीजन परमाणु है जिसका बंध कोण का मान 112 अंश है, और इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु के बीच की बंधन लंबाई है 119 pm की। यहाँ इस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच बंधन लंबाई भिन्न है, 157 pm की है, और यहाँ पर जो बंध कोण का मान है ये भिन्न है, ये 134 अंश का। तो ये समतलीय सममित आकृति है नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड की। अब हम अध्ययन करेंगे नाइट्रिक अम्ल का। आपके पाठ्यक्रम में नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधियां गुण और उपयोग सम्मिलित हैं। नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधियों में सबसे महत्वपूर्ण विधि होती है ओस्टवाल विधि। इस ओस्टवाल विधि में अमोनिया और ऑक्सीजन इसकी क्रिया से
पहले नाइट्रिक ऑक्साइड बनाई जाती है। तो इसमें एक भाग होता है अमोनिया का और 10 भाग होता है वायु का। रासायनिक क्रिया इस प्रकार से होती है 4NH3 + 5O2 4NO + 6H2। पहले पद में यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है और ये नाइट्रिक ऑक्साइड गैस फिर ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन पर ऑक्साइड बना लेती है। यहाँ NO2 के साथ क्रिया कर रहे हैं, 2 अणु हैं NO के, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने पर ये नाइट्रोजन पर ऑक्साइड बन रहा है। और तीसरे पद में ये नाइट्रोजन पर ऑक्साइड जल में घुलकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है और पुनः NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड फिर से प्राप्त हो जाता है। अब इसका चित्र देखेंगे तो ओस्टवाल विधि में चूंकि ये अभिक्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रही है और ये उत्प्रेरक है प्लेटिनम Pt और ये ऑक्सीकरण की क्रिया है, तो इसमें एक भाग अमोनिया और 10 भाग ऑक्सीजन को पहले उत्प्रेरक कक्ष में भेजा जाता है जहां पर प्लेटिनम की छड़ें रखती हैं। इनकी उपस्थिति में यहाँ पर अमोनिया और ऑक्सीजन की क्रिया होती है और पहले समीकरण के अनुसार इससे नाइट्रिक ऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड गैस अब ऑक्सीकरण कक्ष में पहुंचती है। ऑक्सीकरण कक्ष में नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन की क्रिया से नाइट्रोजन परऑक्साइड बन जाता है और ये नाइट्रोजन परऑक्साइड तीसरे कक्ष में प्रविष्ट होता है जिसे अवशोषक कक्ष कहते हैं, जिसमें ऊपर से जल गिरते रहता है। तो जल की उपस्थिति में नाइट्रोजन परऑक्साइड की क्रिया जल से होकर नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रिक ऑक्साइड पुनः प्राप्त हो जाती है। तो यह विधि जो है परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस वर्ष के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस भाग से पिछले साल अमोनिया के निर्माण की हैबर विधि पूछी जा चुकी है। इसलिए ओस्टवाल विधि के द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हम आते हैं इसके गुणों पर। नाइट्रिक अम्ल के गुण क्या है और इसके उपयोग क्या है। नाइट्रिक एसिड का यदि गुण देखें तो ये सघन द्रव होता है और इसमें NO2 नाइट्रोजन परऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ये पीले रंग का होता है। त्वचा पर ये जलन उत्पन्न करता है, फफोले बनाता है और पीला रंग उत्पन्न करता है जो जैंथो प्रोटीन के कारण होता है। यदि इसका क्वथनांक देखें तो क्वथनांक होता है इसका 83 डिग्री सेल्सियस और -41 डिग्री सेल्सियस के ये द्रवणांक है इसका, द्रव में परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार ये इसके भौतिक गुण है। रासायनिक गुणों में ऊष्मा का प्रभाव पहले देखेंगे इसमें। नाइट्रिक एसिड पर ऊष्मा या ताप का प्रभाव होने पर गैस बनती है नाइट्रोजन परऑक्साइड, जल और ऑक्सीजन। यहाँ इस प्रकार से क्रिया होती है। HNO3 स्वयं उठ जाता है नाइट्रोजन परऑक्साइड, जल और ऑक्सीजन। दूसरा प्रकाश का प्रभाव यदि देखें तो रासायनिक क्रिया इसी प्रकार से होगी, प्रकाश के प्रभाव में भी, परंतु इसमें अंतर ये होगा यहाँ जो NO2 गैस है ये प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल में स्वयं ही घुल जाएगी और पीला रंग उत्पन्न करेगी। तीसरा गुण है इसका अम्लीय स्वभाव। आप जानते हैं नाइट्रिक अम्ल जो है एक प्रबल अम्ल है। इसका अम्लीय प्रभाव एक क्षारीय अम्ल के रूप में होता है जिसे मोनोबेसिक एसिड भी कहते हैं। इसका वियोजन यदि देखें तो अम्ल के रूप में H+ और NO3- ये आवेश
H धन NO3 माइनस। इस प्रकार से ये एक क्षारीय अम्ल है, मोनोबेसिक एसिड है। इसकी अम्लीय प्रवृत्ति की पुष्टि के लिए यदि इसकी क्षार के साथ क्रिया देखी HNO3 की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया, KOH के साथ क्रिया, तो KOH प्लस HNO3 KNO3 प्लस H2। उदासीनीकरण की क्रिया जैसा हम जानते हैं ये अम्ल है तो क्षार के साथ क्रिया करके एक लवण और जल का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार यहाँ पर KNO3 और जल बनेगा। चौथी क्रिया जो इसकी महत्वपूर्ण है वो है इसका ऑक्सीकारक गुण। नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है और इसके ऑक्सीकारक गुण को दो प्रमुख अभिक्रियाओं के द्वारा समझा जा सकता है। पहली अभिक्रिया है कार्बन के साथ। कार्बन के साथ अगर नाइट्रिक अम्ल की क्रिया कराई जाए तो ये कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है। कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार से क्रिया C+4HNO3 CO2 NO2 और जल बनेगा। दूसरी अभिक्रिया इसमें ऑक्सीकारक गुण में लिख सकते हैं। यदि इसकी क्रिया H2S के साथ कराई जाए हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ तो यह हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में परिवर्तित कर देता है। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S परिवर्तित हो जाएगा सल्फर में, साथ ही में जल और नाइट्रोजन पेरोक्साइड बनेगा। अब परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें नाइट्रिक अम्ल की सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया होती है धातुओं के साथ अभिक्रिया, और इसमें विशिष्ट रूप से कॉपर के साथ अभिक्रिया परीक्षा में प्रायः पूछी जाती है। तो अब हम देखते हैं कि इसकी धातुओं के साथ अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। धातु के साथ अभिक्रिया जब होती है तो इसमें जो अम्ल है उसकी अलग अलग सांद्रता को लिया जाता है और उसे ठंडा और गर्म अलग अलग तरीके से देखा जाता है। तो पहले हम कॉपर के साथ अभिक्रिया देखते हैं। पहला तनु 20 से 25% और ठंडा नाइट्रिक एसिड लेने पर क्या किया होगा। तनु और ठंडा तनु 20 से 25% और ठंडा नाइट्रिक अम्ल लेने पर कॉपर के साथ होने वाली क्रिया। पहले हम नाइट्रिक एसिड का वियोजन लिखेंगे। ऑक्सीजन 6 2 2 4 5। इसमें अगर तनु ले 20 से 25% तो इसमें बनने वाला जो ऑक्साइड होगा ये नाइट्रोजन पेरोक्साइड ना होकर अब हो जाएगा ये नाइट्रस ऑक्साइड। अब इस ऑक्सीजन की क्रिया कॉपर के साथ होगी। संतुलित समीकरण लिखने के लिए हमें 4 कॉपर लिखना पड़ेगा, 4 ऑक्सीजन है अवजात ऑक्सीजन। इस प्रकार ये होगा दूसरा समीकरण 4CO। अगले समीकरण में 4CuO, इसकी दुगनी मात्रा में नाइट्रिक एसिड प्रयुक्त होगा और इससे यौगिक बनेगा कॉपर नाइट्रेट और जल। तो इस प्रकार
जो रासायनिक अभिक्रिया तनु 20 से 25% और ठंडे नाइट्रिक अम्ल के साथ हो रही है। पहले इसे हम 3 पदों में तोड़ लेंगे छोटे छोटे, क्योंकि ये जटिल रासायनिक अभिक्रिया है। अब सभी पदों को हम संयुक्त करते हैं। तो इसमें देखिए कॉपर के लग रहे हैं 4 परमाणु, नाइट्रिक अम्ल के यहाँ 8 और ये 2 10, अणु और इससे बनने वाला कॉपर नाइट्रेट 4 अणु, जल के कुल अणु की गणना यदि हम करें तो 4 और यहाँ 2 6 अणु और N2। इस प्रकार ये समीकरण हमें प्राप्त होता है। पहला, इस समीकरण के आधार पर ये निष्कर्ष निकलता है कि यदि कॉपर की क्रिया तनु 20 से 25% और ठंडे नाइट्रिक अम्ल के साथ कराई जाए तो इससे N2 गैस उत्पन्न होती है। तो ये आप लिख सकते हैं। नाइट्रिक अम्ल की दूसरी साधारण परिवर्तन पर अभिक्रिया देखते हैं। 50% तनु और ठंडे नाइट्रिक अम्ल के साथ NO नाइट्रिक ऑक्साइड गैस निकलती है। इसी प्रकार से 3 पदों में आप समीकरण को विभक्त करिए और इससे आपका जो समीकरण है जटिल समीकरण संतुलित हो जाएगा। पहला समीकरण आप देख रहे हैं, इसमें सिर्फ परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर पहली अभिक्रिया में N2O बना था, यहाँ NO बन रही है। दूसरे पद में इस प्रकार कॉपर के साथ ऑक्सीजन को संतुलित करते हुए लिखे और तीसरा जो पद है उसमें कॉपर ऑक्साइड और नाइट्रिक अम्ल की क्रिया लिखते हुए कॉपर नाइट्रेट और जल के अणु को संतुलित करिए। तो इस प्रकार जब कॉपर और नाइट्रिक अम्ल की क्रिया होती है तो इससे कॉपर नाइट्रेट, जल और NO नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है जो 50% तनु और ठंडे नाइट्रिक अम्ल के साथ है। तीसरी अभिक्रिया में यहाँ जो तनु अम्ल है उसको हम सांद्र कर देंगे और मीडियम ठंडा ही है, तब NO2 गैस निकलेगी, जिसके लिए हम एक ही समीकरण देखते हैं। कॉपर + 4HNO3 Cu NO3 ट्वाइस कॉपर नाइट्रेट, NO2 नाइट्रोजन पर ऑक्साइड और जल। और अंतिम, यदि विलयन सांद्र है और गर्म भी है तब नाइट्रोजन गैस निकलेगी। इसमें 5 कॉपर धन 12 नाइट्रिक अम्ल के अणु और इस प्रकार इसमें 5 कॉपर नाइट्रेट बन रहा है, नाइट्रोजन गैस निकल रही है और जल बन रहा है। तो ये कॉपर के साथ अभिक्रिया थी। अंतिम अभिक्रिया इसकी है नाइट्रीकरण और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका उपयोग विस्फोटक बनाने में किया जाता है और इससे 2 महत्वपूर्ण विस्फोटक बनते हैं। पहला पिक्रिक अम्ल और दूसरा TNT। कार्बनिक रसायन में जब भी नाइट्रीकरण किया जाता है तो नाइट्रिक अम्ल की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराई जाती है। जैसे बेंजीन पर क्रिया देखें, बेंजीन C6H6, यदि इस पर नाइट्रीकरण किया जाए तो इससे प्राप्त होता है नाइट्रोबेंजीन। C6H5N। और इसी प्रकार यहाँ बेंजीन की जगह टॉलुइन ले लिया जाए तो C6H5CH3 ये टॉलुइन हो जाएगा। और यदि इस पर क्रिया कराई जाए तो ये CH3 समूह लगा हुआ है और अब 2, 4 और 6 कार्बन नंबर पे NO2 समूह जुड़ा होगा, इसलिए इसका नाम होगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टॉलुइन। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ है, ये विस्फोटक होता है। इसे शॉर्ट में TNT लिखा जाता है। T मीन्स ट्राई, N नाइट्रो और T टॉलुइन। फिनॉल के साथ इसकी अभिक्रिया भी महत्वपूर्ण है जो विस्फोटक का निर्माण करती है। फिनॉल C6H5OH, यदि इसका नाइट्रीकरण किया जाए तब इससे जो उत्पाद प्राप्त होता है उसमें OH समूह अपनी स्थिति पर है, परंतु 2, 4 और 6 कार्बन नंबर पे
इस प्रकार से नाइट्रो समूह जुड़ जाता है और इसका नाम होता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। यह इसका प्रचलित नाम है पिक्रिक अम्ल। इस प्रकार देखिए फिनॉल C6H5OH HNO3, यहाँ OH समूह के बाद 2, 4 और 6 नंबर पर नाइट्रो समूह लगेंगे। इसके नाम है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल पिक्रिक अम्ल। साथ ही में इसके जल का अणु बनेगा। तो इस प्रकार नाइट्रिक अम्ल की ये महत्वपूर्ण अभिक्रिया थी। अंतिम हम आते हैं इसके उपयोग पर। उपयोग में पहला उपयोग आप देख रहे हैं कि इसका उपयोग TNT और पिक्रिक अम्ल बनाने में किया जाता है। दूसरा कृत्रिम रेशम बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में महत्वपूर्ण अभिकर्मक है ये और मूलकों के परीक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसे विस्फोटक पदार्थ डायनामाइट भी बनाया जाता है जो नाइट्रोग्लिसरीन से बनता है। ये इसके महत्वपूर्ण उपयोग हैं। अब आज जो आपने अध्ययन किया है उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों पर है। हमने अध्ययन प्रारंभ किया था समूह 15 के हाइड्राइड से और समूह 15 के हाइड्राइड के भौतिक गुणों में जो परिवर्तन होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें अमोनिया, फास्फीन, आरसी, स्टीबिन और बिस्मुथिन इनके गुणों में परिवर्तन आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। दूसरा प्रश्न अमोनिया से अमोनिया के निर्माण की हैबर विधि पूछी जाती है और अमोनिया का प्रशीतक के रूप में उपयोग पूछा जाता है। तो चूंकि ब्लूप्रिंट के अनुसार इससे 3 नंबर पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न और एक प्रश्न 5 नंबर का आएगा। तो पिछली बार अमोनिया के निर्माण की हैबर विधि पूछी जा चुकी है। तो आगे आइए, इस बार जो आने की संभावना है वो है नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की ओस्टवाल विधि। ये विधि 5 नंबर के अंक पर 5 नंबर पर पूछी जा सकती है और इसके साथ ही नाइट्रिक अम्ल की कॉपर के साथ क्रिया, तांबे के साथ क्रिया नाइट्रिक अम्ल की बहुत महत्वपूर्ण है जो परीक्षा में पूछी जाती है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड की केवल संरचना का अध्ययन करना है तो इसकी आकृति किस प्रकार की है और संरचना में लुईस संरचना को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इस प्रकार आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं।